हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। इसमें आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में सारी डिटेल्स मिलने वाली है। इसमें हम जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लैम्प क्या है, टाइप्स ऑफ कपलिंग क्या है, टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेफ्टी नेट क्या है, टैग सिस्टम क्या होती है, स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या है, स्कैफोल्ड की रेटेड कैपेसिटी क्या होती है और स्कैफोल्ड को हम कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशंस क्या है। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से आपको वर्क प्लेटफॉर्म दिया जाता है आदमी को काम करने के लिए। या फिर स्कैफोल्डिंग का जो यूज़ है वो सपोर्ट के तौर पर भी किया जाता है, जैसे कि मटेरियल सपोर्ट के लिए उसका यूज़ किया जाता है, प्लांट और इक्विपमेंट के लिए भी सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के वक्त हमें कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ता है और उसमें क्या हज़ार्ड होते हैं। तो सबसे पहले है फॉल्स फ्रॉम एलिवेशन, एलिवेशन से गिरने का खतरा, स्ट्रक बाय इलेक्ट्रोक्यूशंस। थर्ड है स्कैफोल्ड कोलैप्स, पूरी की पूरी स्कैफोल्ड जो है वो कोलैप्स हो सकती है। बैड प्लैंकिंग, यानी कि जो प्लैंक्स है अगर आपने बराबर अगर नहीं रखे हैं तो भी वो एक हज़ार्ड है। फिर है फॉलिंग ऑफ मटेरियल, कोई भी जो चीज़ है स्कैफोल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर सकती है। फॉलिंग ऑफ टूल्स, कोई भी लूज मटेरियल या फिर टूल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी टूल्स ऊपर से नीचे गिरने का खतरा है। लूज सॉइल, अगर सॉइल लूज है उसके ऊपर अगर आप स्कैफोल्ड बना रहे हो तब भी वो स्कैफोल्ड गिरने का खतरा है, यानी कि लूज सॉइल जो है वो एक हज़ार्ड है। एक्सकैवेशन नियर द स्कैफोल्ड, यानी कि जहाँ पर भी स्कैफोल्ड खड़ी की गई है उसके नज़दीक अगर मान लो कोई एक्सकैवेशन होता है तब उस एक्सकैवेशन से वो स्कैफोल्ड गिरने का खतरा है, यानी कि एक्सकैवेशन नियर द स्कैफोल्ड ये एक हज़ार्ड है। इनकॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर, यानी कि जो स्कैफोल्डर नहीं है, जिसको उस काम के बारे में जानकारी नहीं है, उसके अलावा अगर मान लो दूसरा कोई पर्सन स्कैफोल्डिंग का काम करता है जिसके पास उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो भी एक खतरा है, यानी कि इनकॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर। तो चलिए देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग के वक्त कौन से प्रिकॉशंस लेने की आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटेक्शंस फ्रॉम फॉल्स, यानी कि गिरने से बचने के लिए आपको क्या करना है। तो गिरने से बचने के लिए आपको सबसे पहले गार्डरेल लगानी है। तो गार्डरेल में क्या क्या आता है, तो टू बोर्ड्स आते हैं, मिड रेल आते हैं, टॉप रेल आते हैं। इस प्रकार आपको गार्डरेल करना है ताकि कोई भी पर्सन को ऊपर से नीचे गिरने से आप बचा सको। और सेकंड आता है पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, उसमें आता है एंकरेज, यानी कि आप जहां पर काम कर रहे हो उसका एंकरिंग पॉइंट सही होना चाहिए। जो भी आप जहां पर भी स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर लाइफलाइन होनी चाहिए ताकि आप अपना फुल बॉडी हार्नेस उसमें हैंग कर सको। अब देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग सिस्टम में कौन से टैग का इस्तेमाल होता है और हर टैग का क्या मीनिंग है। तो स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के वक्त टोटल 3 टैग का इस्तेमाल होता है। एक है ग्रीन, दूसरा है येलो और तीसरा है रेड। ग्रीन टैग का ये मीनिंग होता है कि सेफ फॉर यूज़, यानी कि जो भी स्कैफोल्ड को ग्रीन टैग लगा हुआ है वो स्कैफोल्ड सेफ है और वो काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है येलो, येलो टैग का मीनिंग ये होता है कि उस स्कैफोल्ड में कुछ मॉडिफिकेशन करना है और उस येलो टैग में केवल स्कैफोल्डर पर्सन्स ही काम कर सकते हैं जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं। और थर्ड वन है रेड टैग। रेड टैग यानी कि कोई भी स्कैफोल्ड इरेक्शन करने से पहले हमें रेड टैग पुटअप करना पड़ता है ताकि जो भी ऑथराइज पर्सन से, कॉम्पिटेंट पर्सन से, जो भी स्कैफोल्डर हैं वही उसके ऊपर काम कर सके जब तक स्कैफोल्ड कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके अलावा दूसरा कोई भी पर्सन उस स्कैफोल्ड के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जानते हैं स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में। तो स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स में आते हैं सोल प्लेट हो, बेस प्लेट हो, स्टैंडर्ड्स हो, लेजर्स हो, किकर लिफ्ट हो, ट्रांसोम्स हो, ब्रेसिंग्स हो, पाइप हो, क्लैंप हो, टू बोर्ड हो, स्कैफोल्डिंग प्लैंक हो, टॉप रेल हो, मिड रेल हो, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार हो, फॉल्स अपराइट हो, लैडर हो। इसके अलावा स्कैफोल्डिंग के साथ में स्टेटस ऑफ टैग आता है, पुल्ली आता है, रोप आता है, लिफ्टिंग बैग आती है और बैरिगेशन टेप आता है। तो इस प्रकार ये जो है ये स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स है। चलिए अब जानते हैं स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सोल प्लेट के बारे में।
तो सोल प्लेट का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसमें जैसे मेटल के लार्ज पीसेस आते हैं या फिर वुडन के पीसेस भी आते हैं जो बेस प्लेट के नीचे में रखे जाते हैं। इसके रखने का ये मतलब होता है कि जो लोड है उस वाइड सरफेस एरिया के ऊपर जो है वो स्प्रेड हो सके, और वो तब जब स्कैफोल्ड को सॉफ्ट ग्राउंड के ऊपर इरेक्ट किया जाता है तब। सोल प्लेट का जो साइज है वो आता है 300 mm बाय 300 mm बाय 6 mm। इस सोल प्लेट को हर एक जो बेस प्लेट है उसके नीचे में रखा जाता है, जहां पर फाउंडेशन जो सरफेस है वो सॉइल का हो या फिर सॉफ्ट ग्राउंड का हो। अगर कंक्रीट रूफ की थिकनेस अगर 75 mm से अगर कम है तो वहां पर भी सोल प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं बेस प्लेट के बारे में। तो बेस प्लेट का भी जो इस्तेमाल है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर स्मॉल स्क्वायर मेटल प्लेट्स हैं जिसमें स्टैंडर्ड को रेस्ट किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है ताकि वो जो स्टैंडर्ड है वो ग्राउंड के ऊपर सिंक ना हो, वहाँ पर उसको प्रिवेंट किया जाए। बेस प्लेट का जो साइज है वो आता है 150 mm बाय 150 mm बाय 6 mm। बेस प्लेट को हर एक स्टैंडर्ड के नीचे में प्लेस किया जाता है एक्सेप्ट मोबाइल स्कैफोल्ड, क्योंकि मोबाइल स्कैफोल्ड में जो है वो व्हील होते हैं इसलिए। चलिए अब जानते हैं एडजस्टेबल बेस जैक के बारे में। तो एडजस्टेबल जो बेस जैक है ये बेस प्लेट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर जैक लगने के कारण जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको एडजस्टेबल बेस जैक कहा जाता है। इसकी मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है 30 किलो न्यूटन, और इसकी जितनी हाइट होती है उसका 2/3 ही हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके जैक को इसकी जो हाइट है उसके 2/3 तक ही हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है किकर लिफ्ट। तो किकर लिफ्ट यानी कि फर्स्ट जो रनर होता है और फर्स्ट जो ट्रांसोम होता है उसको ग्राउंड सरफेस से 150 mm अबाव को इंस्टॉल किया जाता है, उसे किकर लिफ्ट कहा जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और किकर लिफ्ट को दूसरा नाम भी है, वो है बेस लिफ्ट। फिर उसके बाद है वो है ट्यूब्स। तो ट्यूब्स यानी कि स्कैफोल्डिंग पाइप। तो स्कैफोल्डिंग पाइप का जो आउटर डायमीटर होता है वो होता है 48.3 mm, और हर एक ट्यूब्स या फिर स्कैफोल्डिंग पाइप को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसको प्रॉपरली चेक करना है। फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड। इसे पोस्ट भी कहा जाता है, इसे वर्टिकल भी कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसको हमें स्पिरिट लेवल से चेक करना होता है। स्कैफोल्डिंग का पूरा जो वेट है वो स्टैंडर्ड के ऊपर होता है, और दो स्टैंडर्ड के बीच मैक्सिमम जो स्पेस है वो होनी चाहिए 2 मीटर। फिर उसके बाद है लेजर्स, जिसे हम रनर भी कहते हैं। तो लेजर को हमेशा 180 डिग्री में जो है हमें लगाना है, और इसे हम हॉरिजॉन्टल ब्रेस भी कहते हैं। लेजर और ट्रांसोम को स्टैंडर्ड के इनसाइड में हमें फिक्स करना चाहिए। स्टैंडर्ड और लेजर को ज्वाइंट करने के लिए हमेशा फिक्स क्लैंप का यूज करना है। फिर उसके बाद है कि सेम वे में लेजर के जो 2 जॉइंट्स है वो साथ में नहीं आना चाहिए, और लेजर के 2 जॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमेशा बॉक्स क्लैंप का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास बॉक्स क्लैंप नहीं है तो उसके अलावा हम स्लीव कपलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल तौर पर होता है। फिर उसके बाद है कि 2 लेजर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि फर्स्ट लेजर जो होता है उसे किकर लिप कहा जाता है, जिसकी हाइट ग्राउंड लेवल से 150 mm होती है। फिर उसके बाद है कि जो स्टैंडर्ड है उससे कम से कम जो ओवरहैंग पाइप होता है, यानी कि जो एक्सटेंडेड पाइप होता है जिसे हम ओवरहैंग पाइप भी कहते हैं, तो वो मिनिमम 50 mm होना चाहिए, और वो मैक्सिमम 150 mm तक होना चाहिए। फिर उसके बाद है ट्रांसोम। ट्रांसोम को हम बियरर भी कहते हैं। तो ट्रांसोम को हमेशा स्टैंडर्ड के इनसाइड में हमें प्लेस करना है और लेजर के ऊपर हमें प्लेस करना होता है। ट्रांसोम को जब भी हम स्टैंडर्ड के साथ लगाते हैं तो वहां पर हमें फिक्स क्लैंप का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ट्रांसोम को जब हम लेजर के साथ लगाते हैं तो वहां पर हम स्विवेल क्लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसोम पाइप जो है, जो भी प्लेटफॉर्म है, उसके नीचे में हर एक 1.5 मीटर पर हमें लगाना होता है, यानी कि 2 ट्रांसोम पाइप के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम 1.5 मीटर का होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि लेजर से जो ट्रांसोम पाइप बाहर निकलता है, यानी कि जिसे हम ओवरहैंग पाइप कहते हैं, तो वो मिनिमम 50 mm होना चाहिए और मैक्सिमम 150 mm होना चाहिए।
फिर उसके बाद है कि ट्रांसोम के ऊपर जब आप प्लैंक डालते हो एज अ वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए, तो उस ट्रांसोम की जो लोड कैपेसिटी है, यानी कि जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है, उसका वेट जो है वो उसने बेयर करना चाहिए। फिर उसके बाद है ब्रेसिंग। तो ब्रेसिंग जो है ये एक डायगोनली ट्यूब्स होता है जो स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाता है। ब्रेसिंग में लॉन्गिट्यूडनल भी ब्रेसिंग आते हैं और झिगजैग ब्रेसिंग भी आते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल जो ब्रेसिंग है वो लगाया हुआ है, और झिगजैग जो ब्रेसिंग होता है वो झिगजैग वे में स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट देता है, इसलिए उसको झिगजैग ब्रेसिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद है स्कैफोल्डिंग कपलर या फिर स्कैफोल्डिंग क्लैम्प। तो इसका जो इस्तेमाल है वो दो स्कैफोल्डिंग के ट्यूब्स को एक साथ में ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला है राइट एंगल कपलर, जिसे फिक्स क्लैम्प भी कहा जाता है। तो इसकी जो लोड कैपेसिटी है ये इसके क्लास के ऊपर डिपेंड होती है। तो ए क्लास की लोड कैपेसिटी होती है 610 kg और बी क्लास की लोड कैपेसिटी होती है वो है 910 kg, और इसको जो है 90 डिग्री में दो पाइप को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है स्विवेल कपलर, जिसे चालू क्लैम्प भी कहते हैं। तो इसकी भी जो लोड कैपेसिटी है ये क्लास के ऊपर डिपेंड होती है। तो ए क्लास का जो स्विवेल कपलर है उसकी लोड कैपेसिटी होती है 610 kg और बी क्लास का जो स्विवेल कपलर है उसकी लोड कैपेसिटी होती है 910 kg, और इसका जो इस्तेमाल है वो किसी भी डिग्री में हम दो पाइप को ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्लीव कपलर, जिसे बॉक्स क्लैम्प भी कहा जाता है। इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 550 kg। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि दो पाइप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर स्लीव कपलर यानी कि बॉक्स क्लैम्प का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद है लैडर क्लैम्प। तो इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 550 kg। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो ये लैडर क्लैम्प की इमेज है। तो लैडर क्लैम्प का जो इस्तेमाल है वो लैडर को स्टेबल करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद है प्लैंक कपलर, जिसे हम जाली क्लैम्प भी कहते हैं। तो इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 565 kg, और इस जाली क्लैम्प का जो इस्तेमाल है वो जाली को यानी कि प्लैंक को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद है पुटलॉक कपलर। तो इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 63 kg। तो आप इमेज में देख सकते हो कि पुटलॉक का दो पाइप को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद है बीम क्लैम्प। तो बीम क्लैम्प की लोड कैपेसिटी होती है 3000 kg इन पेयर्स, यानी कि पेयर्स में इसकी लोड कैपेसिटी होती है। तो ये अलग अलग साइज में आता है, जैसे कि 50 mm, 75 mm, 100 mm। और बीम क्लैम्प का जो इस्तेमाल है वो बीम में अगर हमें कोई सपोर्ट अगर लगाना है तो इस बीम क्लैम्प की मदद से हम वो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है लैडर। लैडर जो है ये एक पीस ऑफ इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने के लिए किया जाता है। लैडर का इस्तेमाल अगर वर्किंग प्लेटफॉर्म में किया जाता है तो उस वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में लैडर जो है वो प्रोजेक्टेड होनी चाहिए कम से कम 3 रंग्स, यानी कि एटलीस्ट 1.05 मीटर अबाव होनी चाहिए। फिर उसके बाद है स्कैफोल्ड प्लैंक। तो स्कैफोल्ड जो प्लैंक है उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए या फिर उसके ऊपर कोई भी कोरोजन नहीं होना चाहिए। इसका साइज आता है 2100 mm बाय 280 mm बाय 38 mm। स्कैफोल्डिंग जो प्लैंक है वो 3 थिकनेस में आता है। सबसे पहला है 38 mm, दूसरा है 50 mm और तीसरा है 63 mm। ट्रांसोम से इस स्कैफोल्डिंग प्लैंक का मिनिमम ओवरहैंग होना चाहिए 50 mm और मैक्सिमम ओवरहैंग होना चाहिए 150 mm। लेकिन अगर यहाँ पर स्कैफोल्डिंग प्लैंक की अगर थिकनेस अलग अलग है तो ये रेट भी बढ़ सकता है। जैसे कि अगर स्कैफोल्डिंग प्लैंक की अगर थिकनेस 38 mm है तो वो हो जाएगा 152 mm। अगर उसकी थिकनेस 50 mm है तो वो हो जाएगा 200 mm, और अगर उसकी थिकनेस 63 mm है तो वो हो जाएगा 250 mm। ट्रांसोम पाइप जो है वो हमेशा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसके नीचे में हमें 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर ही लगाना है ताकि स्कैफोल्डिंग प्लैंक को हम ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर सपोर्ट दे सके। स्कैफोल्डिंग प्लैंक जो है वो मेटल में भी आती है और वुड में भी आती है। फिर उसके बाद है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म जो है वो 3 टाइप्स में आता है। तो सबसे पहला है सर्विस प्लेटफॉर्म, वो हो सकता है या फिर एक्सेस के लिए दिया गया वो एक्सेस प्लेटफॉर्म हो या फिर काम करने के लिए वो वर्किंग प्लेटफॉर्म हो। फिर उसके बाद है टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड। तो टॉप रेल जो है उसकी हाइट हमेशा 950 mm से लेकर 1200 mm तक होनी चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं कि 1050 mm पर हमें टॉप रेल की जो हाइट है वो मेंटेन करनी होती है।
फिर उसके बाद है मिड रेल। तो मिड रेल की जो हाइट है वो हमें 400 mm से लेकर 600 mm तक रखनी होती है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि 525 mm पर हमें मिड रेल की हाइट जो है वो मेंटेन करनी होती है। फिर उसके बाद है टो बोर्ड। तो टो बोर्ड की जो हाइट है वो 150 mm हमें मेंटेन करनी होती है, और वो हमें इसलिए करनी होती है ताकि कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी लूज मटेरियल है उसको हम प्रिवेंट कर सके, उसको हम नीचे ना गिरने दें। फिर उसके बाद है फॉल्स अपराइड, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये एक वर्टिकल पाइप होता है जो लेजर के साथ में, मिड रेल के साथ में और टॉप रेल के साथ में इसको फिटेड किया जाता है। फॉल्स अपराइड की मिनिमम लेंथ जो है वो होनी चाहिए 1.5 मीटर। फिर उसके बाद है ड्रॉप बार, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ड्रॉप बार जो है वो एक गेट की तरह काम करता है। ड्रॉप बार जो है वो फॉल्स अपराइड में स्विवेल क्लैंप के जरिए जो है वो फिट किया जाता है, और यहाँ पर गेट का जो साइज है वो होना चाहिए 1000 mm बाय 600 mm। फिर उसके बाद है रोप। तो पॉलीप्रोपिलीन जो रोप है उसका हम इस्तेमाल मटेरियल को अप करने के लिए और डाउन करने के लिए करते हैं। ये जो पॉलीप्रोपिलीन रोप है इसका जो डायमीटर है वो हम लिफ्टिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है 18 mm से लेकर 20 mm। इसका जो टेल रोप है वो लॉन्ग होना चाहिए 4.2 मीटर तक। और किसी भी रोप को इस्तेमाल करने से पहले आपको उसको प्रॉपरली चेक करना है कि उसकी कंडीशन सही है, तभी उसको आपको इस्तेमाल में लाना है। फिर उसके बाद है पुल्ली, जिसे हम गिन व्हील भी कहते हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो मटेरियल को मूव करने के लिए किया जाता है, यानी कि ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक और टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक मटेरियल को मूव करने के लिए इस पुल्ली का हम इस्तेमाल करते हैं। इस पुल्ली का सेफ वर्किंग लोड जो है वो होता है 250 kg, लेकिन मैक्सिमम हम लिफ्टिंग के लिए अलाउ करते हैं वो होता है 25 kg। इस पुल्ली को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रिंग टाइप पुल्ली और दूसरा है हुक टाइप पुल्ली, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। फिर उसके बाद है लिफ्टिंग बैग, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। इस लिफ्टिंग बैग का जो इस्तेमाल है वो क्लैंप हो या फिर मटेरियल को नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि क्लैंप हो या फिर मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 25 kg। और कोई भी लिफ्टिंग बैग का जब आप इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले हमें उसको प्रॉपरली चेक करना है कि कहीं उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, और अगर उसकी कंडीशन सही है तभी हमें उसको इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद है बैरिगेशन टेप। तो बैरिगेशन टेप का जो इस्तेमाल है वो पब्लिक को डेंजर जोन से अलर्ट करने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि बर्ड केस स्कैफोल्डिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हैंगिंग स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जिसे सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पैटेंटेड स्कैफोल्डिंग क्या होती है। और फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग क्या होती है। यानी कि हम यहाँ पर टोटल 7 टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि ये जो टोटल 7 टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग है और उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहला है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड। तो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड को हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई स्कैफोल्ड हो जिसमें 2 स्टैंडर्ड खाली लगे हैं, तो 2 वर्टिकल जो स्टैंडर्ड्स है उसको सपोर्ट के लिए 2 एडिशनल स्टैंडर्ड लगे हुए हैं आगे में, यानी कि खाली इसमें 2 स्टैंडर्ड रहेंगे और उसी 2 स्टैंडर्ड को आप आगे बढ़ा सकते हो। उसके आगे में आप और 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड लगा के और 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड लगाकर ऐसे उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। लेकिन उस 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड के अलावा और तीसरा या फिर चौथा जो है वो स्टैंडर्ड आप जो है वो नहीं लगा सकते। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो किसी भी स्कैफोल्ड में 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड है और उस 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड के बदौलत जो है पूरी स्कैफोल्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है, जो आगे में एक्सटेंड हो रही है, तो उसे इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड है और उसी 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड को आगे में एक्सटेंड किया गया है। तो इस टाइप की स्कैफोल्ड को इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जब भी आप किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हो तो उस बिल्डिंग के सराउंडिंग में जब भी कोई पेंटिंग का काम हो या फिर मिशनरी का काम हो तो उस बिल्डिंग के सराउंडिंग में 2 वर्टिकल के सहारे उस पूरी स्कैफोल्ड को कनेक्ट किया जाता है। तो उस स्कैफोल्ड को इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड कहते हैं।
चलिए अब जानते हैं कि बर्ड्स के स्कैफोल्ड क्या होता है और उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो बर्ड्स के स्कैफोल्ड में क्या होता है कि दो स्टैंडर्ड के अलावा और उसमें एडिशनल स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसको बर्ड्स के स्कैफोल्ड कहते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड में दो वर्टिकल स्टैंडर्ड होते हैं और उसी को आगे में एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन बर्ड्स के स्कैफोल्ड में क्या होता है कि दो स्टैंडर्ड के अलावा और एडिशनल उसमें स्टैंडर्ड होते हैं। वो भले ही 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो कितने भी हो, लेकिन 2 से ज़्यादा उसमें स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसको बर्ड्स के स्कैफोल्ड कहते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा एडिशनल जो है वो स्टैंडर्ड है, यानी कि एडिशनल बेलेंथ यहाँ पर कनेक्ट किए गए हैं। तो बस आपको यहाँ पर ये समझना है कि जिस स्कैफोल्ड में 2 स्टैंडर्ड के अलावा और एडिशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो भले ही 3 हो, 4 हो, 5 हो, और उसके ज़रिए जो भी स्कैफोल्ड फॉर्म होती है उसे बर्ड्स के स्कैफोल्ड कहते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है कैंटिलेवर स्कैफोल्ड। आपके सामने में ये जो इमेज है, यहाँ पर ये जो स्कैफोल्ड ऑलरेडी जो बनाई गई है, और इसके अलावा अगर हमें एडिशनल स्कैफोल्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे कि ये जो स्कैफोल्ड है इसका सपोर्ट लेकर हम एडिशनल स्कैफोल्ड बनाएंगे। जो हम नई जो स्कैफोल्ड बनाएंगे उसका जो सपोर्ट है वो हम ग्राउंड लेवल से न लेके जो हमारी पहले से जो स्कैफोल्डिंग है उसके साथ हम उसको कनेक्ट करके उसके साथ जो हम सपोर्ट लेंगे उसको कैंटिलीवर स्कैफोल्ड कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो एडिशनल प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है उसका जो सपोर्ट है वो ग्राउंड लेवल से न होके पहले जो ऑलरेडी स्कैफोल्डिंग थी उसके साथ में इसका सपोर्ट दिया हुआ है। तो इस टाइप के स्कैफोल्ड को कैंटिलीवर स्कैफोल्ड कहते हैं। आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जब भी जाते हो तो आपको ज़्यादातर ऐसे जो कैंटिलीवर स्कैफोल्ड है वो दिखाई देते हैं। तो बस सिंपली आपको ये देखना है कि जो भी स्कैफोल्ड है उस स्कैफोल्ड में एडिशनली अगर कोई वर्किंग प्लेटफॉर्म अगर बना रहे हैं और उस एडिशनल वर्किंग प्लेटफॉर्म का जो सपोर्ट है वो ग्राउंड लेवल से न देकर उसी स्कैफोल्ड के साथ में उसका सपोर्ट जो है वो दे रहे हैं, तो उस टाइप के स्कैफोल्ड को कैंटिलीवर स्कैफोल्ड कहते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है हैंगिंग स्कैफोल्ड, जिसको सस्पेंडेड स्कैफोल्ड भी कहते हैं। हैंगिंग स्कैफोल्ड यानी कि लटका हुआ स्कैफोल्ड, यानी कि सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, जिसको नीचे से कोई भी सपोर्ट नहीं है, उसका जो टोटल सपोर्ट है वो डायरेक्ट ऊपर से है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने में ये जो इमेज दिखाई दे रही है, इसमें जो स्कैफोल्ड बनी हुई है वो नीचे से न बनकर ऊपर से बन के आई है, यानी कि ऊपर वाला जो सपोर्ट है वहाँ से ये जो स्कैफोल्ड है वो बन के नीचे आई है। और ये जो स्कैफोल्ड है ये आप देख सकते हो कि ये हैंगिंग है, यानी कि ये सस्पेंडेड है। तो इस प्रकार की जो स्कैफोल्डिंग होती है उसको ऊपर से बनाकर नीचे आते हैं, और वर्कर भी यहाँ पर जब भी उस स्कैफोल्डिंग को बनाते हैं तो उस बनाते वक्त वो भी हैंगिंग कंडीशन में उसको बनाते हैं। तो ये जो हैंगिंग स्कैफोल्ड है इसमें नीचे में जो सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आदमी खड़ा होकर फिर आसानी से काम कर सकता है। और एक एग्जांपल है सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का। आपके सामने में ये जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें एक झूला है, और ये जो झूला है यानी कि ये एक सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आदमी खड़ा होकर काम कर सकता है। तो ये जो सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर शीट लगाने के लिए या फिर पेंटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म है यानी कि झूला है, इसका जो सपोर्ट है वो नीचे से कुछ भी नहीं है, इसको ऊपर से टाई अप किया जाता है और उसको सपोर्ट दिया जाता है ताकि ये जो सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म है यानी कि जो झूला है वो नीचे ना गिर सके। तो इस टाइप के स्कैफोल्ड को सस्पेंडेड स्कैफोल्ड कहते हैं। फिर उसके बाद का हमारा स्कैफोल्डिंग है वो है मोबाइल टावर स्कैफोल्ड। मोबाइल टावर स्कैफोल्ड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोअर हाइट में यानी कि 3 मीटर की हाइट हो, 4 मीटर की हाइट हो, 5 मीटर या 6 मीटर, तो इतने हाइट पर अगर आपको कोई भी पेंटिंग का काम हो या फिर मिशनरी का काम हो तो वो काम करने के लिए मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि इस मोबाइल टावर स्कैफोल्ड में नीचे में व्हील लगाए जाते हैं और उस व्हील के ज़रिए आप इजीली उस मोबाइल टावर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो और अपना काम जो है वो जल्दी से कर सकते हो। फिर उसके बाद का स्कैफोल्डिंग टाइप है वो है पैटेंटेड स्कैफोल्डिंग। पैटेंटेड जो स्कैफोल्डिंग है वो फुल्ली जो है वो स्टील से बनी हुई रहती है, जिसमें स्पेशल कपलिंग और फ्रेम्स होती है। और ये जो स्कैफोल्ड है ये रेडीमेड स्कैफोल्ड आती है जो मार्केट में भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती है।
इस टाइप के स्कैफोल्डिंग में ब्रैकेट्स होते हैं और उस ब्रैकेट्स के ऊपर आप वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है वो इजीली फॉर्म कर सकते हो। और ये जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है वो एडजस्टेबल होता है, यानी कि आप इजीली जिस रिक्वायर्ड लेवल पर आपको काम करना है वहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद का जो टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग है वो है ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग। तो इस टाइप की जो भी स्कैफोल्डिंग होती है उस स्कैफोल्डिंग का जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसको सपोर्ट दिया हुआ रहता है ट्राइपॉड से या फिर लैडर से, और वो जो ट्राइपॉड या फिर लैडर हो वो मूवेबल होती है। तो इस टाइप के स्कैफोल्डिंग के ऊपर ज़्यादातर जो काम है वो रूम के अंदर किया जाता है, जैसे कि कोई पेंटिंग्स हो या फिर रिपेयर्स हो। इस टाइप के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो इस स्कैफोल्डिंग के ज़रिए किए जाते हैं। ये कपलिंग होता क्या है? स्कैफोल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट जो है वो कपलिंग होता है। कपलिंग का जो इस्तेमाल है वो एक पाइप से दूसरे पाइप को कनेक्ट करने के लिए या फिर स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कपलिंग यानी कि क्लैम्प्स कितने होते हैं। तो सबसे पहला है सिंगल कपलर यानी कि पुट लॉक कपलर। फिर उसके बाद है प्लैंक कपलर जिसे जाली क्लैम्प भी कहा जाता है और साथ ही साथ उसको BRC भी कहा जाता है। BRC यानी कि बोर्ड रिटेंशन कपलर। फिर उसके बाद है डबल कपलर जिसे राइट एंगल कपलर भी कहा जाता है, यानी कि जिसे फिक्स क्लैम्प भी कहते हैं। फिर उसके बाद है स्विवेल कपलर यानी कि जिसे चालू क्लैम्प भी कहते हैं। फिर उसके बाद है ग्रेडर कपलर जिसे बीम क्लैम्प भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है लैडर कपलर। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं स्लीव कपलर जिसे हम बॉक्स क्लैम्प भी कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है जॉइंट पिन। यहाँ पर हम टोटल 8 टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में जानेंगे, यानी कि क्लैम्प्स के टोटल 8 टाइप्स के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है सिंगल कपलर यानी कि पुट लॉक कपलर। तो पुट लॉक कपलर का जो इस्तेमाल है वो ट्रांसोम और टो बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। फिर उसके बाद है प्लैंक कपलर जिसे जाली क्लैम्प भी कहा जाता है और साथ ही साथ उसको BRC भी कहा जाता है। BRC यानी कि बोर्ड रिटेंशन कपलर। इस BRC का जो इस्तेमाल है यानी कि ये जो जाली क्लैम्प है इसका जो इस्तेमाल है वो एक प्लैंक को दूसरे प्लैंक के साथ में स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस क्लैम्प की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी होती है 565 kg। फिर उसके बाद है डबल कपलर जिसे राइट एंगल कपलर भी कहा जाता है। इसका जो इस्तेमाल है वो लेज़र यानी कि जो रनर है उसको स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 610 kg। फिर उसके बाद है स्विवेल क्लैम्प यानी कि चालू क्लैम्प। इसका जो इस्तेमाल है वो ब्रेसिंग और आउट रिगर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। चालू क्लैम्प में क्या होता है कि ये दोनों साइड से जो है वो रोटेट होता है, यानी कि वो दोनों साइड से जो है वो घूम सकता है, इसलिए इसको चालू क्लैम्प कहते हैं। इसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी होती है 610 kg, यानी कि राइट एंगल जो क्लैम्प है और स्विवेल जो क्लैम्प है इन दोनों की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो है वो 610 kg है। फिर उसके बाद है ग्रेडर कपलर जिसे बीम क्लैम्प भी कहा जाता है। इसका जो इस्तेमाल है वो बीम के साथ ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है और ये क्लैम्प इतना मजबूत होता है कि इसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो होती है वो होती है 3000 kg। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि बीम क्लैम्प जो है वो सिंगल कभी नहीं लगता, इसके साथ में कभी भी 2 क्लैम्प लगते हैं, इसलिए इसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो है वो 3000 kg तक जाती है। फिर उसके बाद है लैडर कपलर। इसका जो इस्तेमाल है वो लैडर को स्कैफोल्डिंग के साथ में सिक्योर करने के लिए किया जाता है और इसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो है वो होती है 550 kg। फिर उसके बाद है स्लीव कपलर यानी कि बॉक्स क्लैम्प। स्लीव कपलर का जो इस्तेमाल है वो एक स्टैंडर्ड को दूसरे स्टैंडर्ड के साथ में, वो चाहे वर्टिकल डायरेक्शन हो या फिर हॉरिजेंटल डायरेक्शन हो, उसको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है और इसकी जो सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 550 kg। और फिर उसके बाद आता है जॉइंट पिन। इसका भी जो इस्तेमाल है वो 2 ट्यूब्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ब्रेसिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो ब्रेसिंग के टोटल 4 टाइप होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है क्रॉस ब्रेसिंग, फिर सेकंड आता है क्नी ब्रेसिंग, फिर थर्ड में आता है स्वे ब्रेसिंग और फोर्थ में आता है प्लेन ब्रेसिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेसिंग के कितने टाइप्स होते हैं। ब्रेसिंग के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने देखा क्रॉस ब्रेसिंग, क्नी ब्रेसिंग, स्वे ब्रेसिंग और प्लेन ब्रेसिंग।
चलिए अब देखते हैं कि सेफ्टी नेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सेफ्टी नेट टोटल 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली सेफ्टी नेट मैन को अरेस्ट करने के लिए बनाई जाती है और दूसरी जो सेफ्टी नेट है वो मटेरियल को अरेस्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैन के लिए जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड की जाती है उसका जो होल का डाया होता है वो 100 mm होता है और उसका जो रोप होता है वो 8 mm का होता है। और जो मटेरियल अरेस्ट करने के लिए सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करते हैं उस सेफ्टी नेट का होल का जो डाया होता है वो 25 mm होता है और जो आउटलाइन रोप होता है वो 12 mm का होता है। तो दोस्तों ये जो स्कैफोल्डिंग रेटेड कैपेसिटी होती है ये हम ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से देखने वाले हैं। ओशा 29 CFR 1926.454 के तहत जो ड्यूटीज होती है स्कैफोल्डिंग की उसमें 3 ड्यूटीज आती है। उसमें सबसे पहला आता है लाइट ड्यूटी, फिर उसके बाद है मीडियम ड्यूटी और फिर उसके बाद आती है हेवी ड्यूटी। ऐसे 3 ड्यूटीज में इस स्कैफोल्डिंग को कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो स्कैफोल्डिंग की ड्यूटीज होती है इसके लिए लगने वाला जो भी स्कैफोल्डिंग का मटेरियल है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि उस मटेरियल का प्रॉपर जो है वो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। उसी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के जो मटेरियल है उसका ही आपको इस्तेमाल करना है स्कैफोल्डिंग को बनाने के लिए। अगर स्कैफोल्डिंग का जो मटेरियल है वो अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो स्कैफोल्ड जो है वो फेलर भी हो सकती है। तो इसलिए आपको जो स्कैफोल्डिंग का जो मटेरियल है उसके ऊपर आपको पर्टिकुलर रहना है। मतलब मटेरियल का जो स्पेसिफिकेशन है वो इस स्कैफोल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करेंगे ट्यूबिंग कबलर स्कैफोल्डिंग की तो उसमें स्कैफोल्डिंग जो पाइप है वो अगर 40 NB का है, NB यानी कि नॉमिनल बोर, और उस पाइप का आउटर डाया 48 mm है और उस पाइप की थिकनेस अगर 4 mm है तो उसके हिसाब से यानी कि एज पर ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से इस हम ड्यूटीज को कैटेगराइज करते हैं जो है लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हेवी ड्यूटी। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो पाइप होती है वो होती है 6 मीटर। फिर अगर आपको अगर कम साइज का अगर पाइप चाहिए तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर को रिकमेंडेशंस करना पड़ेगा। उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर जो है वो उस पाइप को कट करेगा और उस कट करने का जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको ला कर देगा। तो लाइट ड्यूटी में आता है कि स्कैफोल्ड की जो लेंथ है वो अगर 3 मीटर है और उसकी अगर विड्थ 1.25 मीटर है और उसकी हाइट अगर 2 मीटर है तो इस रेशो के हिसाब से उसका लाइट ड्यूटी जो कैपेसिटी हो जाता है वो होता है 25 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। इसको अगर हम केजी पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 122 केजी पर मीटर स्क्वायर और इसको हम अप्रोक्सीमेट 125 केजी पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मीडियम ड्यूटी। इसमें जो है स्कैफोल्डिंग का जो पाइप है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2 मीटर, उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 1.25 मीटर और इसकी जो हाइट है वो होती है 2 मीटर और ये जो हाइट है ये मैक्सिमम रनर टू रनर होती है। तो इसकी लोड कैपेसिटी आती है 50 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। तो इसको अगर हम केजी पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 244 केजी पर मीटर स्क्वायर और इसको हम अप्रोक्सीमेट 250 केजी पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि लाइट ड्यूटी और मीडियम ड्यूटी के लिए जो आप पाइप का इस्तेमाल करते हो यानी कि 40 NB यानी कि 48 mm का जो डाया आउटर साइड का होता है, 4 mm थिकनेस वाला जो पाइप होता है। लेकिन हेवी ड्यूटी के लिए ओशास कहता है कि वहाँ पर आपको 50 mm का जो डाया वाला जो स्कैफोल्डिंग पाइप है उसका इस्तेमाल करना है इंस्टीड ऑफ 40 mm के जो डाया का जो पाइप है उससे। फिर उसके बाद आता है हेवी ड्यूटी स्कैफोल्ड। इसमें जो है स्कैफोल्डिंग का जो पाइप की जो लेंथ है वो और भी कम हो जाती है, यानी कि 1.5 मीटर उसकी लेंथ होती है और उसकी जो विड्थ होती है वो 1.25 होती है और इसकी जो हाइट है वो रहती है 2 मीटर जो मैक्सिमम रनर टू रनर होती है और इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 75 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। इसको अगर हम केजी पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 366 केजी पर मीटर स्क्वायर और इसको अप्रोक्सीमेट हम 375 केजी पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हेवी ड्यूटी में कितना लोड कैपेसिटी होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर पे वो पता चल गया है। अब जैसे जैसे लोड इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे बे की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि 125 केजी का लोड अगर आपको रखना है तो उसके लिए आपको जो बे की लेंथ है वो 3 मीटर रखनी पड़ती है, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर उसका लोड अगर बढ़ जाता है यानी कि 250 केजी अगर आपको लोड उसके ऊपर रखना होता है तो उसके लिए उसकी जो बे लेंथ है वो और कम हो जाती है, यानी कि वो 2 मीटर लेंथ हो जाती है और फिर उसमें हमें एडिशनल सपोर्ट देना होता है ताकि वो जो स्कैफोल्ड है वो उस लोड को बेयर कर सके।
अब ये जो हमने लाइट ड्यूटी में उसका लोड कैपेसिटी देखा है 125 kg पर मीटर स्क्वायर, तो ये जो है ये केजी पर मीटर स्क्वायर में है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वन वे में कितना लोड जो है वो हम उसके ऊपर रख सकते हैं। अब ये वन वे क्या होता है कि एक पाइप जो है जो हॉरिजेंटल है, यानी कि जो आपके सामने वाला जो ऐसा पाइप रहता है स्कैफोल्डिंग का हॉरिजेंटल कंडीशंस में, और उसके साइड में जो दूसरा पाइप है जिसकी जो विड्थ है वो है 1.25 मीटर, तो इसको अगर हम कनेक्ट कर लेंगे तो हमें वन वे मिल जाएगा। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि टोटल लोड एक वन वे के ऊपर कितना आता है। तो उसका जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ यहाँ पर है 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो है वो है 1.25 मीटर। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.75 मीटर स्क्वायर। और फिर उसके बाद हमें ये जो 3.75 मीटर स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करना होगा 125 kg पर मीटर स्क्वायर से। तो उसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 468 kg, यानी कि वन बे में टोटल हम 460 kg जो है वो लोड रख सकते हैं, यानी कि वो उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी उतनी हो जाती है। अब हम समझने के लिए ये जो 468 kg है इसको सेग्रीगेट करते हैं, यानी कि उस स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने पर्सन्स या फिर कितना जो टूल्स एंड टैकल्स है वो हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रख सकते हैं। तो 468 kg यानी कि हम 2 पर्सन्स और 250 kg का टूल्स एंड टैकल्स या फिर लोड रख सकते हैं, या फिर 3 पर्सन्स और 150 kg का लोड उसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर 4 पर्सन्स और 50 kg का लोड जो है वो उसके ऊपर रख कर वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस हमने निकाला है ये है लाइट ड्यूटी का कैलकुलेशंस। उसी के हिसाब से आप मीडियम ड्यूटी और हेवी ड्यूटी का भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आपको उसका वन बे का कितना लोड कैपेसिटी है वो पता चल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन किस प्रकार किया जाता है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है वो आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो भी स्कैफोल्ड जहां पर बनाई है उसका ग्राउंड लेवल किस कंडीशंस का है वो आपको चेक करना है, और इंश्योर करना है कि उसका जो ग्राउंड लेवल है वो सॉलिड फर्म होना चाहिए और प्रॉपरली लेवल कंडीशंस में होना चाहिए। फिर सेकंड आपको चेक करना है उसका सोल प्लेट, यानी कि इंस्पेक्शन के दौरान आपको देखना है कि उसका सोल प्लेट क्या है। सोल प्लेट का एक स्टैंडर्ड साइज आता है, वो होता है 300 बाय 300 बाय 6 mm, यानी कि उसका लेंथ जो है वो 300 mm का होता है, विड्थ जो है वो 300 mm का होता है, और हाइट जो है वो 6 mm की होती है। तो ये जो है ये सोल प्लेट का स्टैंडर्ड साइज होता है, उस प्रकार आपको उसको चेक करना है। फिर आपको देखना है कि उसका जो बेस प्लेट है उसको आपको चेक करना है। उसमें भी आपको ये चेक करना है कि वो जो बेस प्लेट है वो डायरेक्ट जमीन पर नहीं होना चाहिए, वो सोल प्लेट के ऊपर होना चाहिए, और उस बेस प्लेट का जो साइज है वो 150 बाय 150 बाय 6 mm का होना चाहिए, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 150 mm होना चाहिए, विड्थ जो है वो 150 होना चाहिए, और उसकी जो हाइट है वो 6 mm होना चाहिए। फिर आपको चेक करना है कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छी कंडीशंस में है कि नहीं है, और वो जो स्टैंडर्ड्स है वो लेवल है कि नहीं है वो भी आपको चेक करना है। फिर आपको देखना है कि जो भी लेजर्स वहाँ पर लगाए गए हैं वो प्रॉपरली क्लैंप है कि नहीं है वो भी आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि जो भी ट्रांसफॉर्म्स वहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो जो ट्रांसफॉर्म्स है वो अच्छी कंडीशंस में है और वो प्रॉपरली जो है वो उसको टाइट किया गया है। फिर आपको देखना है कि जो भी कपलर्स वहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं वो कहीं पर लूज तो नहीं है, वो भी आपको देखना है, और इंश्योर करना है कि वो जो सारे कपलर्स है वो टाइट किए गए हैं। फिर आपको देखना है कि जो भी प्लैंक्स वहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि जिसे हम बोर्ड भी कहते हैं, तो वो अच्छी कंडीशंस में है, और वो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो टोटली कवर किया गया है, और वो जो प्लैंक्स है उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए ताकि उसमें से कोई भी जो टूल्स है वो नीचे गिर ना सके। फिर उसके बाद आपको इंस्पेक्ट करना है टो बोर्ड को, यानी कि उस वर्किंग प्लेटफॉर्म में टो बोर्ड अवेलेबल है क्या वो आपको इंश्योर करना है, और वो जो टो बोर्ड है उसका जो हाइट है वो 6 इंच होना चाहिए, यानी कि 150 mm उसका हाइट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी गार्डरेल्स वहाँ पर लगाए गए हैं जो स्टैंडर्ड उसकी हाइट है वो मेंटेन की गई है। गार्डरेल को टॉप रेल भी कहते हैं, और टॉप रेल की जो हाइट है वो होती है 950 mm से लेकर 1200 mm तक, तो वो जो हाइट है वो वहाँ पर मेंटेन है कि नहीं है वो आपको चेक करना है। फिर आपको इंस्पेक्ट करना है मिडरेल का, यानी कि जो मिडरेल है वो 450 से लेकर 600 mm तक उसकी हाइट मेंटेन की गई है कि नहीं है वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको इंस्पेक्ट करना है लैडर का, और आपको उसमें चेक करना है कि वो जो लैडर है वो 75 डिग्री में मेंटेन किया है कि नहीं किया वो आपको चेक करना है। साथ ही में आपको देखना है कि उसका जो रेशो है वो 4:1 है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लैडर का जहाँ पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उससे उसकी जो हाइट है वो मिनिमम 1 मीटर अप होना चाहिए, और मिनिमम उसमें 3 रंग्स होना चाहिए,
ताकि जब भी उसका इस्तेमाल आप करो तो ऊपर से जब कोई भी पर्सन नीचे आए या फिर नीचे से कोई भी पर्सन अगर ऊपर जाए तो वो इजीली उस लैडर का इस्तेमाल करे और वो सेफली उस प्लेटफॉर्म पर रीच हो सके। तो ये जो सारे पॉइंट्स है वो आपको चेक करना है और इसी प्रकार आपको स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा स्कैफोल्डिंग के सारे डिटेल्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।